ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 5C के क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन को क्लियर समझ में आ सके। यदि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास, तो तुरंत वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वधातुक 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले जो दिया होता है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हल आप लोग देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम और अंतिम पद, यानी प्रथम पद दिया है और अंतिम पद। प्रथम पद का मान आपको दे रखा है 17 और अंतिम पद आपका है 350। अंतिम पद जो आपका है वो आपका है 350। फिर आगे बोला गया है यदि सार्वधातुक 9 है। सार्वधातुक कितना दे रखा है 9, तो सार्वधातुक भी लिख लीजिए। सार्वधातुक दे रखा है 9। सार्वधातुक को किससे डिनोट करते हैं? डी से। और अंतिम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं? यल से। और प्रथम पद तो आपको पता ही है, ए से। फिर आगे बोला गया है तो इसमें कितने पद हैं, यानी यन का मान आपसे पूछा जा रहा है। फिर पूछा जा रहा है और उनका योग क्या है, यानी यश का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, जब कभी भी अंतिम पद दिया हो तो आपको एक फार्मूला पता है कि यल बराबर आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। अब सारी वैल्यू रख देंगे तो आपको n का मान पता चल जाएगा। यल का मान आपका कितना है 350, तो 350 बराबर a का मान आपका 17 है प्लस n माइनस 1 और t का मान आपका 9 है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 350, a आपका माइनस का 17 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू का 9। 350 में से 17 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 333 बराबर n माइनस 1 इंटू का 9। तो n माइनस 1 बराबर मिल जाएगा 333। ये 9 बट्टे में आएगा, 9 से डिवाइड करिए, 9 3 27, 9 7 63। तो आपको n माइनस 1 बराबर मिल गया 37। क्या मिला आपको? n माइनस 1 बराबर आपको मिल गया 37। तो n बराबर यहाँ कितना मिल जाएगा? 38। आपने एक मान निकाल लिया, यानी जो पदों की संख्या है वो n का मान 38 निकाल लिया। अब आपको योग निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कभी भी किसी भी समांतर श्रेणी में यदि आपको अंतिम पद पता हो और प्रथम पद पता हो और योग पूछा जाए, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था यस बराबर n/2 a प्लस n यूज करते हैं। कब? जब अंतिम पद दिया हो तो श्रेणी के सभी पदों का योग होता है यस बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। तो यहाँ से यस बराबर हो जाएगा n का मान आपका 38 है बट्टे का 2 हो जाएगा और a का मान आपका 17 है प्लस l का मान आपका है 350। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 38 बट्टे 2 कितना होगा? 19। फिर 17 और 350 जोड़ेंगे कितना होगा? 367। अब आपको करना क्या है? 19 का मल्टीप्लाई कर देना है 367 में। तो 19 पचे 95, 19 छक्का 114 और 19 सत्ते 133 होता है। तो 33 को 3 लिखेंगे, हासिल बचा 13। फिर 19 पचे 95, 19 छक्का 114 और 114 में तो 13 जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 127 को लिखेंगे 7, हासिल बचे 12। 19 या 57 और 57 में 12 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 7 2 9 और 5 1 6, यानी 69। यानी जो पदों का योग आपका होगा वो आपका 6973 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14,
यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो कम से कम 10 नंबर का होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 14, तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि n पदों का योग कितना दे रखा है, n पदों का योग जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। लिखेंगे n पदों का योग जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 4n माइनस का n स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर है। फिर बोला है प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, तो प्रथम पद यानी s1 का मान निकाल लेते हैं। तो s1 का मान निकालने के लिए इसमें आपको n का मान 1 लेना पड़ेगा। तो n बराबर 1 रखने पर, तो n बराबर 1 रख लेते हैं। तो n बराबर 1 रखेंगे इसमें तो s1 का मान आएगा। तो s1 बराबर क्या हो जाएगा 4, n का मान 1 रखते हैं 1 हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 कम 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 3 मिल गया। मैंने क्या किया, हमको निकालना था s1 का मान। तो ये जो आपका n पदों का योग का जो समीकरण दिया गया है इसमें मैंने 1 रख दिया, 4 हो गया, n की जगह 1 रखा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमको s1 का मान मिल गया 3, यानी पहला आंसर आपने निकाल लिया। ओके, पहला आंसर आपने निकाल लिया 3। फिर आगे देखिएगा, बोला है प्रथम दो पदों का योग। तो प्रथम दो पदों का योग निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, s1 निकाल लिया, फिर s2 भी निकालिए। तो निकालेंगे s2 का मान। तो s2 बराबर क्या होगा, s2 का मान निकालने के लिए इस समीकरण में n बराबर 2 रखना पड़ेगा। तो 4 गुणे 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 4 गुणे 2 करेंगे 8 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। 8 में 4 घटाएंगे तो 4। आपने s2 का मान निकाल लिया 4। फिर आगे बोला है प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो प्रथम दो पदों का योग निकालने के लिए आपको करना क्या होगा। ये तो आपका प्रथम पद है, तो दूसरा पद पहले पता होना चाहिए। जब आप दूसरा पद पता कर पाएंगे तभी आपको पता चल पाएगा। तो लिखेंगे दूसरा पद। तो दूसरा पद निकालने के लिए s2 माइनस का s1 करना पड़ेगा। s2 का मान है 4 माइनस s1 का मान है 3 यानी 1। दूसरा पद आपने निकाल लिया 1। अब योग निकालना है तो प्रथम पद आपका 3 होगा और दूसरा पद 1 होगा। तो दो पदों का योग लिखेंगे, दो पदों का योग। तो दो पदों का योग क्या होगा, पहला पद आपका 3 है और दूसरा पद आपका 1 है। 3 1 कितना हो जाएगा 4। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। फिर आगे बोला गया है दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद भी आपने निकाल लिया 1 है, यानी आपने 3 आंसर निकाल दिया। पहला प्रथम पद, दो पदों का योग और दूसरा पद। फिर आगे बोला गया है इसी प्रकार 10वें पद, तीसरे, 10वें और 11वें पद। तो तीसरा पद निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तीसरे में से दूसरा घटाना होगा। तो यहाँ पर पहले s3 का मान निकालिए। तो s3 बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण में n की जगह 3 रखेंगे। तो 4 गुणे 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 3 12 हो जाएगा और 3 3 का 9, 12 में से 9 घटाएंगे 3, s3 का मान निकल गया। अब आपको तीसरा पद निकालना है तो निकालेंगे तीसरा पद। तीसरा पद निकालने के लिए क्या करना होता है, s3 माइनस का s2 करना होता है। तो s3 माइनस का s2, s3 का मान है 3, s2 का मान है 4। 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 1 मिल गया। ये आपने तीसरा पद भी निकाल दिया। अब आपको निकालना है 10वां पद। तो 10वां पद निकालने के लिए आपको 9वां पद पता होना चाहिए, क्योंकि हमको 10वां पद निकालने के लिए 10वें पद में से 9वां पद घटाना होता है। तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपका होगा, सबसे पहले हम 9वां पद निकालेंगे। तो लिखेंगे 9वां पद। 9वां पद निकालने के लिए
जहां पर n है वहां पर 9 रखेंगे तो 4 गुणे 9 माइनस का 9 का होल स्क्वायर, तो 4 9 36 माइनस 81, तो 11 में 6 जाएगा 5 और 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, यानी माइनस का 45 आपको मिल गया। फिर आपको 10वां पद भी निकालना होगा, तो 10वां पद निकालने के लिए n की जगह 10 रखना पड़ेगा, तो 4 गुणे 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो 40 माइनस का 100 करेंगे तो माइनस का 60 मिल जाएगा। अब आपको 10वां पद निकाल सकते हैं, कैसे? ए आपका यस्टेड निकल गया, ये आपका यस राइट, तो यस्टेड में से यस राइट घटा लीजिए तो लिखेंगे 10वां पद, तो लिखेंगे यस्टेड माइनस का यस नाइन, यस्टेड का मान है माइनस 60 माइनस और यस राइट का मान है माइनस का 45, तो माइनस 60 प्लस का 45 करेंगे तो माइनस का 15 मिल जाएगा। ये आपका 10वां पद का मान निकल गया। फिर आगे बोला गया है n वां पद, तो n वां पद निकालने के लिए आपको n वें पद में से n माइनस n वां पद निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले निकाल लीजिए n माइनस n वां पद, तो हो जाएगा आपका यस n माइनस 1 बराबर, जहां पर n है वहां पर n माइनस 1 यूज करेंगे, तो 4 n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसी को हल कर दीजिए, तो 4n माइनस का 4, ये माइनस बाहर रखिए, इसका स्क्वायर करिए a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2, a का मान है n और b का भी मान 1 है, तो वही रहेगा। ठीक, अब आगे सॉल्व कर लीजिए, तो 4n माइनस का 4 माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2n, इसी को हल कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर 4n और प्लस 2n कितना होगा प्लस का 6n माइनस 4 और माइनस 1 कितना होगा माइनस 5, ये आपका यस n माइनस 1 हो गया। अब आपको यस n का मान निकाल लीजिए, तो यस n का मान निकालने के लिए n की जगह n यूज करना है, तो 4n माइनस का n स्क्वायर, n वां पद निकालने के लिए जहां n है n यूज करना है, यानी सेम होगा, तो आप निकाल लीजिए n वां पद। n वां पद निकालने के लिए क्या करना होगा, यस n में से आपको यस n माइनस 1 घटाना होगा, यस n का मान है 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस यस n माइनस 1 का मान कितना है माइनस का n स्क्वायर, फिर होगा प्लस का 6n माइनस का 5, इसी को हल कर लीजिए, तो 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 5, तो a आपका माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल, माइनस 6n में से प्लस 4n घटाएंगे तो माइनस का 2n और प्लस का 5, ये आपका n वां पद हो गया। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपने प्रथम पद भी निकाल लिया, दूसरा पद भी निकाल लिया, दूसरा पद भी निकाल लिया, दो पदों का योग भी निकाल लिया, तीसरा पद भी निकाल लिया, 10वां पद भी निकाल लिया और 11वां पद भी निकाल लिया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने के ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। बोला गया निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। कोई कार्य आपका है, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में यह आपका कार्य 12 नवंबर को पूरा करना है। यह ठेका है आपका कि इस कार्य को आपको 12 नवंबर को पूरा करना है। यदि 12 नवंबर से लेट करते हैं तो आपको डे वाइज 50 रुपया अधिक लगता है। यानी यदि आप 13 नवंबर को पूरा करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि पहले दिन के लिए 200, यानी 12 नवंबर को आपका डेट है भाई, यदि आप 12 नवंबर को नहीं पूरा कर पाए 13 नवंबर को पूरा करते हैं तो 200 जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं पर यदि आप 14 नवंबर को पूरा करते हैं तो 200 से 50 और बढ़ जाएगा।
250 हो जाएगा। यही कार्य यदि आप 15 नवंबर को पूरा करते हैं तो 250 में 50 बढ़ जाएगा यानी 300। यानी कि डे वाइज एक एक दिन यदि आप लेट करते हैं तो 50-50 रुपया अधिक होता जाता है, जबकि पहले दिन का 200 रुपया है। ये क्वेश्चन का है। तो बोला गया है कि 30 दिनों में कितना जुर्माना देना पड़ेगा। यहाँ पर पहले दिन का दे रखा है, बोला है पहले दिन के लिए 200 रुपया। तो लिखेंगे, हल यहाँ पर लिख लीजिएगा, पहले दिन का जुर्माना। पहले दिन का आपसे पहले दिन का यहाँ पर जुर्माना दे रखा है 200 रुपया। ठीक, फिर बोला गया है दूसरे दिन का 250। प्रत्येक दिन जैसे जैसे लेट होता है 50-50 रुपया बढ़ता है। दूसरे दिन का जुर्माना आपका हो जाएगा 250 रुपया। ठीक, फिर यदि आप एक दिन और लेट करता है यानी तीसरे दिन की बात करें तो कितना हो जाएगा 300। तो तीसरे दिन का जुर्माना जो आपका हो जाएगा वो आपका रुपया 300 हो जाएगा। चौथे दिन की बात करें तो 300 में और 50 बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे चौथे दिन का जुर्माना जो होगा वो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। ऐसे ऐसे यदि वो 30 दिनों तक कार्य को लेट करता है तो कितना लगेगा। तो आपको श्रेणी क्या तैयार होगी, आपका होगा श्रेणी 200, फिर आपका होगा 250, फिर आपका होगा 300, फिर आपका 350, डाट 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 कितने दिनों तक 30 दिनों तक बोला गया है, 30 दिनों तक। अब आपको ए श्रेणी मिल गई तो ए का मान इस श्रेणी के लिए है 200, फिर डी का मान इस श्रेणी के लिए कितना होगा A2 माइनस का A1। A2 का मान है 250, माइनस का 200 करेंगे कितना मिल जाएगा 50। यहाँ पर 30 दिनों तक बोला गया है, यानी n का जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 30। तो बोला है कि कितना जुर्माना देना होगा, यानी 30 दिन का विलंब कर देता है। कितना कर देता है तो योग निकाल लीजिए। तो यस बराबर आपने पढ़ रखा है n/2, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू का डी। ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमको अंतिम पद यानी l का मान नहीं पता हो। तो यहाँ पर s बराबर क्या हो जाएगा, n का मान कितना है आपका 30, तो 30/2 हो जाएगा। 2 a का मान आपका है 200 प्लस n का मान आपने निकाला है 30 माइनस 1 और d का मान आपका कितना है 50। इसी को हल कर लीजिए। तो 30/2 कितना होगा 15, 2 का 200 में गुणा करेंगे तो 400 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 29 गुणे कितना हो जाएगा 50। इसी को आगे हल करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 15, फिर ये आपका है 400 प्लस 29 का गुणा 50 में करना है तो कर लेते हैं। तो 1 0 लगेगा ही लास्ट में। 5 9 45 को 5 और 5 गुना 10 4 14, 1450। ये आपका हो जाएगा 15, 1450 में 400 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 1850। अब 1850 में 15 से गुणा कराइए तो 0, 15 5 75 को 5 हासिल बते 7, 15 8 120 और 7 27 को 7 हासिल बचे 12, 15 का 15 और 12 कितना होगा 27। यानी 30 दिनों का जो जुर्माना होगा 27,750 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा होगा। यदि कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपया 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम हो। ये लाइन आपको ध्यान से समझना है। बोला गया है प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का हल आप देखिएगा। मैं मान लेता हूं कि पहला पुरस्कार जो आपका है यस, बोला है कि जो पहला पुरस्कार है वो पीछे यानी आगे वाले से 20 कम है। तो यहाँ पर आपका पहला पुरस्कार मैं मान लेता हूं, पहला पुरस्कार मैं
मान लेता हूँ x। पहला पुरस्कार मैंने x माना तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा x माइनस का 20, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो प्रत्येक पहला पुरस्कार है, प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। पहला ये आपका है तो दूसरा क्या होगा इससे 20 कम। तो यहाँ पर लिख लीजिए दूसरा पुरस्कार कितना होगा x माइनस का 20। फिर यहाँ पर आपका तीसरा पुरस्कार क्या होगा, तीसरा पुरस्कार जो होगा इससे भी 20 कम, यानी x माइनस 20 है ही, और 20 कम करेंगे कितना होगा x माइनस का 40। फिर यहाँ पर आप चौथा पुरस्कार निकाल लीजिए। चौथा पुरस्कार क्या होगा, इस पुरस्कार से भी 20 कम होगा। तो यहाँ पर आपका x माइनस 40 है ही तीसरा, इससे भी 20 कम करेंगे तो कितना मिलेगा x माइनस का 60। फिर आप यहाँ से पांचवा पुरस्कार निकाल लीजिए। तो पांचवा पुरस्कार जो आपका क्या होगा, चौथे पुरस्कार से भी 20 कम, यानी x माइनस 60 माइनस का 20 करेंगे तो कितना होगा x माइनस का 80। फिर आप छठवां निकाल लीजिए। तो छठवां पुरस्कार क्या होगा, पांचवें पुरस्कार से भी 20 कम होगा, यानी आपका पांचवा पुरस्कार x माइनस 80 है, इससे भी 20 कम करेंगे तो x माइनस का 100 हो जाएगा। फिर आप सातवां पुरस्कार निकाल लीजिए। तो सातवां पुरस्कार जो आपका क्या होगा, छठवें पुरस्कार से भी 20 कम, यानी x माइनस 100 माइनस का 20 करेंगे तो x माइनस का 120 हो गया। ये मैंने 7 पुरस्कार 700 में देने के लिए बोला गया था। मैंने सातों पुरस्कार को डिस्क्राइब कर दिया। पहला पुरस्कार x है तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा, पहले पुरस्कार से 20 कम। फिर तीसरा भी निकाल लिया, चौथा भी, पांचवा, छठवा, सातवां। बोला है इनका जो योग है वो 700 के बराबर है। तो लिखेंगे सातों पुरस्कारों का योग, सातों पुरस्कारों का योग आपको दे रखा है 700। अब सातों पुरस्कारों का योग कर लीजिए। पहला आपका x है, दूसरा आपका x माइनस का 20 है, प्लस तीसरा आपका x माइनस का 40 है, फिर चौथा आपका x माइनस का 60 है, फिर पांचवा आपका x माइनस का 80 है, फिर छठवां आपका है x माइनस का 100 है, फिर सातवां आपका x माइनस का 120 बराबर आपका है 700। इसी को हल कर लीजिए तो x का मान आएगा, यानी प्रथम पुरस्कार आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी हो जाएगा आपका 7x। अब इसको जोड़ लीजिए। तो जोड़िएगा ध्यान से, 120 और 100 जोड़ेंगे तो 220, 220 में 80 जोड़ेंगे तो 300, 300 में 60 जोड़ेंगे 360, 360 में 40 जोड़ेंगे 400, 400 में 20 जोड़ेंगे तो 420, यानी माइनस का 420 बराबर हो जाएगा 700। तो यहाँ से आप आगे देखिएगा। तो यहाँ से आपका 7x बराबर क्या होगा, 700 है, 420 जुटेगा तो यहाँ से आपका 700 प्लस का 420 तो 1120। 7x बराबर, तो x बराबर कितना होगा 1120 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 एकम 7, 7 छक 42 0, यानी x का मान आपका आ गया 160। x की वैल्यू आपने निकाल लिया 160, यानी प्रथम पुरस्कार आपने निकाल लिया 160। तो आपका द्वितीय पुरस्कार क्या होगा, 160 से 20 कम, यानी 140। फिर तीसरा क्या होगा, उससे भी 20 कम, यानी 120। तो पुरस्कार की राशि लिखेंगे, सातों पुरस्कार की राशि, सातों पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी, 160 फिर इससे 20 कम, 140 फिर इससे 20 कम, 120 फिर इससे 20 कम, 100 फिर इससे 20 कम, 80 फिर 80 से भी 20 कम, 60 फिर इससे भी 20, 40 तो 20। ये आपके सातों पुरस्कार हो जाएंगे। पहला 160, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा 100, पांचवा 80, छठवां 60 और सातवां 40 और सातवां आपका 20 होगा। इस तरीके से आपने सातों पुरस्कार निकाल लिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से समझिएगा। एक स्कूल के विद्यार्थियों के वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है।
मेन पॉइंट यही आपको समझना है। यहाँ पर दे रखा है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। कक्षा 1 वाला स्टूडेंट 1 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग है एक कक्षा के, तो यानी 3 पेड़ कक्षा 1 लगाएगा। फिर कक्षा 2 के लिए बोला गया है कि 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का स्टूडेंट 2 पेड़ लगाएगा तो एक अनुभाग वाला 2 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग है कितना 6 पेड़ लगेगा। फिर कक्षा 3 के लिए बात करें तो कक्षा 3 वाला स्टूडेंट एक अनुभाग का 3 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग लिया जा रहा है तो 9 पेड़। फिर आगे बोला इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी। कहां तक स्कूल है, 12 तक का बात किया गया है। तो लिखेंगे यहां पर सबसे पहले अनुभागों की संख्या, अनुभागों की संख्या, अनुभागों की संख्या दे रखा है 3। यहाँ पर हल लिख लीजिएगा। यहाँ पर अनुभागों की संख्या आपको दिया है 3। कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या क्या होगी। कक्षा 1 का स्टूडेंट 1 पेड़ लगा रहा है एक अनुभाग का, तो 3 अनुभाग का कितना लगाएगा, 1 गुणे 3 यानी 3। फिर कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, कक्षा 2 का स्टूडेंट 2 पेड़ लगाता है और 3 अनुभाग है तो एक अनुभाग का 2 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग का कितना होगा, 2 गुणे 3 यानी 6। फिर उसके बाद से कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो कक्षा 3 वाला स्टूडेंट एक अनुभाग 3 लगाता है तो 3 अनुभाग कितना लगाएंगे, 9। फिर ऐसे ही 4 वाला निकाल लीजिए। कक्षा 4 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो कक्षा 4 वाला स्टूडेंट कितना पेड़ लगाता है, एक अनुभाग 4 और 3 अनुभाग है तो 4 3 12 है। यानी कि एक कक्षा में 3 विभाग है, भाग ए, भाग बी, भाग सी। तो कक्षा 1 वाला का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाता है तो 3 अनुभाग कितना 3 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 2 का जो स्टूडेंट है एक अनुभाग 2 पेड़ लगाता है, कितने अनुभाग है 3, तो 6 पेड़ लगाएंगे। फिर 3 वाला 3 लगाता है, 3 अनुभाग लगाते हैं तो 9। फिर 4 वाला जो कक्षा 4 का स्टूडेंट है 4 5 लगाता है और कितना अनुभाग है 3, तो 4 3 12। तो इस तरीके से जो आपकी श्रेणी होगी वो आपका होगा 3 6 9 12। फिर डॉट 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 कहां तक, 12वीं, यहाँ पर लिख लीजिए 12वीं कक्षा तक, 12वीं तक। ठीक, अब इसका योग निकालना है कि कितने पेड़ लगाएंगे। तो a बराबर कितना होगा, यहाँ पर a का मान होगा 3, फिर d का मान कितना होगा, a2 माइनस का a1, a2 का मान है 6 माइनस a1 का मान है 3 यानी 3। यहाँ पर n की बात करें तो n बराबर आपका हो जाएगा 12। तो मैंने आपको बताया था यदि l का मान नहीं पता हो और आपको योग ज्ञात करना है तो s बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। a आपका फार्मूला होता है। n का मान यहाँ पर 12 बट्टे का 2, 2a का मान आपका है 3 प्लस n का मान है 12 माइनस 1 और d का मान आपका है 3। इसी को हल कर लीजिए तो 2 छक्का कितना होगा 12। तो आगे देखिएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 होगा, प्लस 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा 33। तो हो जाएगा 6 गुणे 33 और 6 कितना होगा 39। तो 6 का 39 में गुणा करिए, 6 और 54 को 4 और 6 3 का 18 और 5 कितना होगा 18 और 5 23। यानी कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के टोटल स्टूडेंट 234 पेड़ लगाएंगे, जबकि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपका प्रश्नावली 5C के टोटल क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास में इतना करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।